ये हटाएं आगे से। अब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, हम थोड़ी देर पहले आपके सामने पेश हुए थे और हमने कहा था कि जो आईनी इदारा है, जो आवाम के वोट के मुहाफिज हैं, उनके और पाकिस्तान की आवाम के माबैन एक केस है। उस केस में अदालत ने अपना फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फैसला सुना दिया है। उसमें उन्होंने कहा है, और हमारी पिटिशन के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि इस केस को, इस पिटिशन को काबिल समाअत करार दीजिए, और दूसरा हिस्सा था कि पार्लियामान के ऊपर, ऐवान बाला के ऊपर काला दाग लगने से बचाइए। एक नाअहल साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने दीजिए। अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारा जो पहला हिस्सा था पिटिशन का, उसको काबिल समाअत करार दिया है। 22 तारीख का नोटिस हुआ है, और यूसुफ रज़ा गिलानी इस केस के फैसले के बाद, जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसके बाद वो सारी इखलाकी तकाज़े जो होते हैं एक मेंबरान पार्लियामेंट बनने के, वो हार चुके हैं। क्योंकि अगर आपके इंतखाब के ऊपर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, आपके बेटे और आपको नोटिस इशू हो जाए और आपको कहा जाए कि वजाहत पेश करो आईनी इदारे को, क्या तुमने और तुम्हारे बेटे ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की थी? क्या आवाम के एतमाद को चोरी किया था? मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर मंडी लगाई थी? इस सवाल की मौजूदगी में इस पिटिशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इल्तवा होने से वो इखलाकी जुर्रत जो एक मेंबरान पार्लियामेंट को और साबिक नाअहल वज़ीर आज़म को शायद दिखानी चाहिए, वो दिखाइए। और आइन और कानून के तकाजे ये हैं कि आप ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट ना बने। आपके किरदार के ऊपर, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, आपके सादिक और अमीन होने के ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आप अपने आप को PDM का जो कैंडिडेट है उसकी रेस से निकालिए। यही इखलाकी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही आईनी तकाजे हैं। जहाँ तक स्टे की बात है, देखिए, हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे। बिकॉज ये जो ऐवान बाला है, ये आवाम की रहनुमाई करता है। मेंबरान पार्लियामेंट आवाम का एतमाद है, तो आवाम जो है वो स्टे एप्लीकेशन जो है हार चुके हैं। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं और आगे देखें क्या फैसला करते हैं। देखिए, जो आज का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को हमने डस्का के फैसले के तनाजुर के साथ भी देखना है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वीडियोस देखी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाब से एक रोज़ कबल जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने की वारदात डाल रहे थे वो भी देखी, और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर नोटिस इशू किए। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो हमारे सबूत हैं, उन सबूतों के अंदर जान है, और उस जान को इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो लिहाजा जो हमारी मेन पहली जो दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त है यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के ज़मीरों के सौदे कर कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और जो हमने इस्तदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखी थी कि जब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इतना एविडेंस मौजूद है, इतना सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो हमारी इस्तदा ये भी थी कि वही फरीकैन आगे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी दरख्वास्त का फैसला होने तक इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी रोक दें, जिस तरह आपने डस्का के रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोका था। उसके ऊपर
ان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکشن 9 کے تحت اس فیصلے کو بھی ڈسکا کے فیصلے کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس ہائیسٹ فورمز موجود ہوں گے ان فورمز کا بھی ہم دروازہ کھٹکائیں گے. اور میں یہ یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اپنے تمام جواز کھو چکے ہیں. ان کو فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو چیئرمین سینٹ کی کینڈیڈیچر سے وڈرا کرنا چاہیے, ورنہ کل کو اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے اور آج کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو ہمارے ایوان میں ایک ایسا شخص پہنچ جائے جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے, اس کا وہاں پر ایک دن بھی گزارا ہوا پورے ایوان کو آلودہ کر دے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہائیسٹ فورمز کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے, سپریم کورٹ کے آپشن کو بھی دیکھیں گے, اور ہم ان کی نااہلی کی جدوجہد تک, جنگ تک, نااہلی کروانے تک ہم چین اور سکون سے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے. پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یوسف رضا کی نااہلی کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے. یہ ہماری پہلی سطح کے اوپر ایک پہلی جیت ہے. دوسرا جو ہمارا پہلو ہے استدعا ہے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے حوالے سے, اس کے اوپر ہم ہائیسٹ فورم کو دیکھیں. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ, میں بات کر لیں. دیکھیں جیسے فاروق نے بیان کیا, یہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے دوبارہ بھی کہوں گی کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, یہ 22 کروڑ عوام اور جمہوریت کی ناکامی کا نوٹیفیکیشن ہوگا جو ادھر سے اگر جاری ہوا تو. اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی. آپ کیسے آپ یہ سمجھیے کہ جو پہلا سینٹ کا فورم ہی غلط طریقے سے غلط الیکشن کروا کے جعلی اور پیسہ لگا کے مینڈیٹ چوری کر کے آپ اگر سینیٹر بن رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کے ہائی مورل گراؤنڈز دیکھیں کہ آپ ایسے ہی شخص کو اٹھا کے چیئرمین کے کینڈیڈیچر کے لیے ان کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں, تو پی ڈی ایم کے مورل گراؤنڈز کا تو ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن آج ہماری جو 2 التجا تھی ان میں سے ایک کو الیکشن کمیشن نے ایڈمیسیبل کیا اور ان سب کو نوٹسز جاری کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ 22 تاریخ کو ہیئرنگ لگانا, 12 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور یہ اتنا گیپ دینے پہ ہمیں بالکل اعتراض ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی ہیئرنگ لگی ہوئی ہے, ایک ایسا شخص جو متنازع ہو چکا ہے, ایک ایسا شخص جس کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے کہ جس نے الیکشن جو ہے وہ خریدا ہے, آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کینڈیڈیٹ بننے کا موقع دے رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کینسل ہونا یا یہ ان کا کینڈیڈیچر کا جو ہے وہ ختم ہونا یا بہت ضروری تھا. اور جس طرح فاروق حبیب نے کہا کہ ہم اپنی تمام آپشنز مشورے کے بعد, مشاورت کے بعد ان کو ہم ایکسپلور کریں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو عوام کے ووٹوں کی ضمانت کا اور اس کی جنگ لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم آخری فورم تک جا کے لڑیں گے, اور پوری کوشش کریں گے کہ چوروں کو اعلیٰ ایوانوں سے باہر نکالیں, چوروں کو اعلیٰ ایوانوں میں نہ جانے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سٹینڈز کی جیت ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سینٹ سے پہلے کہا تھا یہ ووٹوں کی منڈی لگائیں گے, اور آج الیکشن کمیشن نے بھی اسی بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہارڈ چور کینڈیڈیٹ تھا, جو اب پی ڈی ایم کا مشترکہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس قابل نہیں ہے. اس کو ادھر بھی پیش ہونا ہوگا, عدالت میں بھی پیش ہونا ہوگا, اور یہ کلیریفائی کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا حربے استعمال کیے. اور پی ڈی ایم جو یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, آج ان کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں پر گیا ہے کہ ایک ووٹ چور جو نوٹ دکھا کر عوام کو بے وقوف بنا کر اور نمائندوں کو خرید کر یہاں پر پہنچا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا, تو ہم سب آخری گیند تک لڑیں گے, اور یوسف رضا گیلانی ہار چور کو
डिस्क्वालीफाई कराकर दम लेंगे। 22 तारीख दूर नहीं है, लेकिन पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि इनका सेनेट का जो कैंडिडेट है वो किसी वक्त भी नाअहल हो सकता है। पार्लियामानी सेट में सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक नया बयानिया अख्तियार किया है। वज़ारत कानून इस बयानिए के आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है? शुक्रिया। देखिए, हमारा तो इदारों को बुलंद करने के लिए, आईनी इदारों की तौक़ीर को बुलंद करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम सतून है। हमने आईनी इदारों के लिए जंग लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत जो है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुतनाज़ा बनाया, साबिक नाअहल वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, उनकी बेटी ने आला अदालत के मोहतरम जजेस को जो आइन की सरपरस्ती करते हैं उन्हें कहा कि पटिशनर के वकील हैं। हम ये रवैया नहीं रखते, आइनी इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपनी कानूनी चारा जोई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपना केस नहीं लड़ रहे। ये मलिका बुखारी, फरूख हबीब और कमल शौजब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। आवाम का एतमाद चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है और आवाम को जवाबदेह है आईनी मैडम, मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए थे तो नहीं दिए थे, ऑलरेडी चल चुका है। मेरा आपसे सवाल चल ये है कि चुका अभी है। आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आएंगे तो वो हाउस आलूदा हो जाएगा। तो मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें कि हुकूमत के 36 मेंबर थे और अपोजिशन के 68 मेंबर थे सादिक संजरानी के अदम एतमाद के मोशन के दौरान। उस वक्त हुकूमत ने 36 वोटों के बलबूते पे 64-68 वालों को हराया। उस वक्त देखिए, बात ये है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, वो सेनेटर मुंतखब करने का मामला है, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जिन जमातों ने कहा था, सुन लेना आप बात समझ लेना, यही तो जंग हम लड़ रहे थे जब हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे। हम तो निज़ाम को जड़ से ठीक करने की बात कर रहे थे। आप ये बता दें ना, ये भी पूछ के बता दें कि किसी पार्टी ने आज तक अपनी पार्टी से किसी काउंसलर को भी निकाला? हमने तो 20 MPs को निकाला था। और प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम यूज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम यूज किया। देखें, हमारे एविडेंसेस हमारे एविडेंसेस जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इनकी अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट्स हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की स्टेटमेंट हैं, और उन स्टेटमेंटों के अलावा मरियम नवाज़ ने जो बात की कि नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की। राजा परवेज अशरफ साहब का वज़ीर आज़म ऑन द असेंबली ऑफ द फ्लोर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, बाबा ये डेस्क उधर बजाएंगे, वोट इधर देंगे। ऐसा तमाशा किस जमहूरियत के अंदर होता है? कौन सा इदारा जो है वो इस चीज की इजाजत देता है? जो कर रहे हैं उनको ना निकालिए। देखे एक मिनट ताली सुन तो लेना। ओ भाई, मैंने सवाल सुन लिया, सुन लिया, आ रहे हैं। देखें, बात यह है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने 16 को निकलवाना है तो आपने खरीदने वालों को भी निकालना है, उसका सवाल भी पूछें। बहुत शुक्रिया।